तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में, जिसमें से सबसे पहला है कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है। देखो एस्ट्रोजन निकलता कहाँ से है, वो जो ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं जो मैच्योर हो रही होती हैं ओवरी में, वहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, काम क्या होता है, ये ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है और ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फॉलिकल के डेवलपमेंट को बढ़ाता है और ये एफएसएच को इनहिबिट करता है। मैंने बताया था ना, ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच पे। मतलब एस्ट्रोजन अगर बढ़ेगा तो एफएसएच क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर एस्ट्रोजन घटेगा तो एफएसएच बढ़ेगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है फीमेल में। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है और जो एंडोमेट्रियम था उसको थिक करता है। और फिर ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है ताकि जो प्रेगनेंसी है वो 9 महीने तक कंटिन्यू हो सके। मिफेप्रिस्टोन एक दवाई है जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट होता है। मतलब जैसे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ऐसे ही ये उल्टा काम करता है। ये प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, मतलब अबॉर्शन करवाता है। ठीक है, तो जो मिफेप्रिस्टोन है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट है और ये कराता है अबॉर्शन। फिर आता है कार्पस ल्यूटियम के बारे में। हमने पढ़ा था कि जब सेकेंडरी oocyte ग्रेफियन फॉलिकल से निकल जाता है तो जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बचता है वही क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम। अर्ली प्रेगनेंसी को यही मेंटेन करता है क्योंकि प्लेसेंटा तुरंत नहीं बना होता, 10 से 12 वीक लग जाते हैं प्लेसेंटा को बनने में। तो तब तक क्या होता है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और ये हार्मोन होते हैं कहाँ से निकलते हैं, कार्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। फिर प्लेसेंटा के बनने के बाद ये डिजेनरेट कर जाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वो प्लेसेंटा से फुलफिल होता है। फिर आता है जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये एक और हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है इनहिबिन हार्मोन। ये उसे भी सिक्रेट करता है और ये हार्मोन क्या करता है, एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को रोक देता है। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन नाम ही है इनहिबिट करना, तो ये इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच को और एलएच को। एलएच को और एफएसएच को ये रोक देता है कि ना निकले। फिर कार्पस ल्यूटियम जो है ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल से बनता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एससीजी हार्मोन जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम को सस्टेन रखता है, लेकिन एससीजी हार्मोन कब सस्टेन रखता है कार्पस ल्यूटियम को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉन प्रेग्नेंट में एससीजी हार्मोन नहीं निकलता। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में जो एचसीजी हार्मोन होता है यही क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम को सस्टेन रखता है, जिंदा रखता है, रोक के रखता है। कब तक, जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए। ठीक है, 12 वीक तक, क्योंकि हमको पता है 14 दिन बाद क्या होता है, ये डीजेनरेट कर जाता है, लेकिन प्लेसेंटा को बनने में 12 वीक लगेगा, इसीलिए ये तब तक रिटेन रहता है। लेकिन किसकी, ये कौन इसे सस्टेन करके रखता है, एससीजी। इसके पहले जो जो नॉन प्रेग्नेंट में कार्पस ल्यूटियम रिटेन रहता है, सस्टेन रहता है, रुका हुआ रहता है 14 दिन तक, उसका कारण एलएच हार्मोन होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में जो कार्पस ल्यूटियम को सस्टेन रखता है वो एचसीजी हार्मोन होता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन ना हो, इसीलिए 9 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है, और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। फिर एससीजी हार्मोन जाइगोट के ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है। ठीक है, जो जाइगोट बन रहा होता है उसका जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होता है वहाँ से क्या निकलता है, एससीजी हार्मोन निकलता है। फिर एससीजी हार्मोन शुरू के 10 से 12 वीक तक प्लेसेंटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के बाद क्या होता है, एससीजी मैटरनल सीरम और यूरिन में डिटेक्ट होने लगता है। और अर्ली जेस्टेशन मतलब 16 वीक तक ये मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाता है। फिर डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद क्या होता है, ये हार्मोन मैटरनल सर्कुलेशन से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जो एससीजी हार्मोन होता है ये प्लेसेंटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कब तक, 10 से 12 वीक तक। और ये फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के बाद मैटरनल सीरम और यूरिन में डिटेक्ट होता है। कब डिटेक्ट होता है, 8 से 9 दिन के बाद। और अर्ली जेस्टेशन मतलब 16 वीक तक ये क्या होता है, मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, पीक पे पहुंच जाता है और डिलीवरी के 2 वीक के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, डिलीवरी के 2 वीक के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। सॉरी, जो एससीजी हार्मोन होता है ये अर्लियर बायोकेमिकल मार्कर होता है प्रेगनेंसी का।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी होती है एससीजी से पता लगाया जाता है ना, यूरिन किट में जो डिटेक्ट होता है वो एससीजी हार्मोन ही होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, मैंने बताया था 16 वीक तक ये क्या हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। और जब ये निकलना स्टार्ट होता है 8 से 9 दिन पे फर्टिलाइजेशन के, तो क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी में हर 2 दिन में एससीजी का लेवल डबल हो जाता है। कब तक डबल होता है, 16 वीक। फिर 16 वीक के बाद ये घटने लगता है, ठीक है, और डिलीवरी के 2 वीक के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो कब डबल होता है, 2 दिन में, अर्ली जेस्टेशन के। फिर आ जाता है मेमरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट भी बोला जाता है। ये एक्चुअली में स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। जो पसीना निकालने वाली ग्लैंड होती है ये उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी से बना है, ठीक है। जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है वो उसमें कैसे टिश्यू पाए जाते हैं ब्रेस्ट में, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू पाए जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू कहीं भी है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है, और ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होता है, इसलिए वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। और फैटी टिश्यू होता है जो कि उसे कुशन प्रोवाइड करता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये अरेंज होकर के 15 से 20 लोब्स होते हैं उसमें। ये याद रखना कितने लोब होते हैं ब्रेस्ट में, 15 से 20 लोब होते हैं। जो फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेस्ट की वो एसिनी सेल होती है। जैसे फंक्शनल यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, सेल होती है ना, लिविंग की। तो ऐसे ही जो काम करने वाली यूनिट है वो क्या है, एसिनी सेल। यही सेल क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो हमको पता है कि वो चेंज हो जाता है। तो वो चेंज क्यों होता है, तो वो दोनों हार्मोन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हमको पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेशन कराता है, मतलब ये हाइपरप्लेजिया करवाता है, ठीक है, सेल के नंबर को बढ़ा देता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हाइपरट्रॉफी करा देता है, मतलब सेल के साइज को बड़ा कर देता है। प्रेगनेंसी टाइम पे ब्रेस्ट में लॉबुलर हाइपरप्लेजिया प्रोसेस की वजह से मदर जो होता है अपने इन्फेंट को नरिश कर पाती है, ठीक है, मतलब दूध पिला पाती है। किस वजह से, लॉबुलर हाइपरप्लेजिया की वजह से। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक्स हैं बहुत डीप में नहीं जाना है क्योंकि हमको सिर्फ पीआर को कवर करना है, ठीक है। तो oogenesis का मतलब क्या होता है, मैच्योर ओवम का बनना, ठीक है। मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट को oogenesis कहते हैं। जब मैच्योर ओवम बनता है तो साथ में पोलर बॉडी भी रिलीज़ होती है, एक पोलर बॉडी रिलीज़ होती है। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, गैमीट का बनना। गैमीट किसको बोलते हैं, ओवम को और स्पर्म को, ठीक है। ओवा को स्पर्म दोनों को मिला के गैमीट बोलते हैं। ये हमेशा हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि हमारी बॉडी की हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम डिप्लॉयड बोलते हैं। जबकि जो गैमीट होता है वो हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉयड, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो मैच्योर ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ये ओवा या तो क्या ऐसा होगा, या तो 22+X होगा या 22+X होगा। तो इसका मतलब जो ओवा होता है उसमें जो 22 क्रोमोसोम है वो तो ऑटोसोम है जो बॉडी को बनाएंगे। एक क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटेक्ट करता है ना। तो याद रखना जो फीमेल का ओवा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है। कोई भी ओवा हम उठा लेंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि वहीं मेल का जो स्पर्म होता है, जितने भी स्पर्म होते हैं किसी में एक्स क्रोमोसोम होता है, किसी में वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जैसे कि 1 मिलियन स्पर्म है, उसमें से कोई भी उठा लो तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। जबकि ओवा जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवम कितना बड़ा होता है, ये डायमीटर के हिसाब से 130 माइक्रोन का होता है या 0.13 mm का होता है। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। अगर सबसे लंबी सेल पूछा जाए तो वो क्या होती है, वो हमारी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी सेल होती है और सबसे बड़ी सेल ओवम होती है, 130 माइक्रोन या 0.13 mm की होती है, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम में कितना होता है, 1 माइक्रोन में 1000 mg, ठीक है, और 1 माइक्रोन में 1000 mm होता है। एक फीमेल फीटस जब 20th वीक की होती है, मतलब 5 महीने की होती है, मतलब पेट में जब फीमेल फीटस है, मतलब पेट में जो फीटस है वो क्या है, वो एक लड़की है, एक बच्ची है। तो उसके में उस समय सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ oocyte होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 7 मिलियन।
तो इसका क्या मतलब है कि अभी जैसे मैं फीमेल हूँ, तो मैं जब मम्मी के वूम्ब में थी, तो जब मैं 5 महीने की थी वूम्ब में, ठीक है, वूम्ब के बाहर नहीं, जब मैं 5 महीने की थी वूम्ब में, तो उस समय मेरे अंदर क्या था, oocyte सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। एज ए फीमेल में क्या होगा, oocyte उसी समय सबसे ज़्यादा होंगे। कितने होंगे, 7 मिलियन। फिर 5 महीने के बाद क्या होगा, बर्थ होने के बाद कभी भी ये जो oocyte होते हैं ये बनते नहीं हैं, बल्कि ये ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 महीने के तक ये मैक्सिमम बन जाते हैं, कितने बनते हैं, 7 मिलियन। फिर ये ख़त्म होने लगते हैं, और जब बर्थ होता है तो उस समय तक सिर्फ 1 से 2 मिलियन जो oocyte है ये बचते हैं, ठीक है। सॉरी। और मैंने बताया ना, ये लाइफ लॉन्ग डीजेनरेट ही होते रहते हैं। तो जब तक प्यूबर्टी आती है तो सिर्फ कितने और कितने oocyte रह जाते हैं, वो सिर्फ 3 लाख ही रह जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte कब होते हैं, जब फीमेल वूम्ब में होती है और वो 5 महीने की होती है। रिप्रोडक्टिव एज में 6 से 7 मिलियन oocyte में से सिर्फ 400 से 500 oocyte ही एवोल्यूट कर पाते हैं। मतलब जो जितने भी oocytes थे 7 मिलियन, ये क्या थे, इसमें से पूरी लाइफ में सिर्फ कितने एग को बनाएंगे, 400 से 500 एग ही बनेंगे, ठीक है। उतने ही ओवम रिलीज होंगे। सॉरी। फिर उसके बाद आता है कि जो प्यूबर्टी होती है गर्ल्स में, उसमें जो प्राइमरी इवेंट होता है, मतलब पहली घटना क्या होती है जिससे पता चलता है कि फ़ीमेल की प्यूबर्टी आ गई है, तो उसे बोलते हैं थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड, ठीक है। सबसे पहले फीमेल में क्या डेवलप होगा, ब्रेस्ट बड्स। और मेल में पहले प्यूबर्टी में क्या होगा, टेस्टिकुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब जो टेस्टिकल्स होंगे उसका वॉल्यूम 4 ml से ज़्यादा हो जाएगा। और फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट बड बढ़ेगा, इसे हम थैलार्की बोलते हैं। तो ये फीमेल में प्यूबर्टी का पहला इवेंट होता है, पहली घटना होती है। सीक्वेंस क्या होता है प्यूबर्टी में, पहले ब्रेस्ट बड बनेगा जिसे थैलार्की बोलते हैं, फिर प्यूबार्की आएगा जिसका मतलब होता है प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ करना। प्यूबिक हेयर, फिर उसके बाद पहले प्यूबिक हेयर आएगा, उसके बाद एक्सिलरी हेयर आएंगे जिसको एड्रेनार्की बोलते हैं, फिर आता है मीनार्की, ठीक है। क्या आता है, एड्रेनार्की, और फिर उसके बाद मीनार्की। अच्छा, यही एक कारण है जिससे होता है ना कि एवोल्यूशन के टाइम से, मतलब एवोल्यूशन की हिंदी थी, सॉरी, एवोल्यूशन के बाद से क्या हुआ कि जो ह्यूमन है इसके बॉडी का जो जितना पूरा हेयर है वो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है ना। लेकिन जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है ये डिसअपियर नहीं हुआ है। उसका कारण यही है क्योंकि जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। इस वजह से ये डिसअपियर नहीं हुआ है क्योंकि इसका काम, क्योंकि जो बॉडी के हेयर होते थे पहले क्या थे कि ये प्रोटेक्ट करते थे ह्यूमन को, लेकिन ह्यूमन क्या हुआ कि गुफाओं को छोड़ के खुली जगह में रहने लगा। जब खुली जगह में रहने लगा तो जो गर्मी है वो ज़्यादा होने लगी, तो इससे क्या हुआ, बालों की वजह से जो पसीना है वो बाहर नहीं निकल पाता था और बॉडी ठंडी नहीं हो पाती थी, मतलब पसीना इवेपोरेट नहीं हो पाता था। तो इससे क्या होता था, बॉडी ठंडी नहीं हो पाती थी। तो इस जैसे डॉग्स में होता है, हम देखते हैं ना, डॉग्स क्या होता है, जीभ निकाल के जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जीभ निकाल के हाँफता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो थर्मो रेगुलेशन है बॉडी का टेम्परेचर वो उससे कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ ह्यूमन में जो थी, तो इसीलिए बॉडी का जो हेयर है वो डिसअपेयर हो गया ताकि स्वेट आराम से इवेपोरेट हो सके और बॉडी जो है वो ठंडी हो सके। लेकिन जो प्यूबिक हेयर और जो एक्सिलरी हेयर थे इसका काम स्वेट से रिलेटेड नहीं था इतना ज़्यादा। इसका काम था कि एक तो फ्रिक्शन को रोकना उस जगह पे, और फिर उसके बाद ये मैकेनिकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता था कि बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं जाने देता है। और दूसरी बात कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करता है, मतलब इनडायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन को भी शो करता है या हेल्प करता है। और जो भी चीज़ रिप्रोडक्शन को हेल्प करती है उसे कभी भी जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो डिसअपियर नहीं होने देता। यही कारण है कि हमारी बॉडी से इवोल्यूशन के दौर पे बॉडी के पूरे हेयर डिसअपियर हो गए, बट एक्सिलरी हेयर
और प्यूबिक हेयर डिसअपेयर नहीं हुए। और प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर एक और काम करते हैं, ये फेरोमोन्स जो होते हैं, जो मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल होता है, उसको भी ये जो है पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर की जगह पे एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो फेरोमोन्स को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये तो हालांकि कम रोल है बट मेन रोल यही है, इसी वजह से ये डिसअपेयर नहीं हुए। खैर ये अलग बात थी। फिर उसके बाद तो थ्योरी हमने देख ली। अब हम फीमेल सेक्स हार्मोन के MCQ देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एस्ट्रोजन के रिगार्डिंग एक्सेप्शन पूछ रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन के फंक्शन के लिए। तो हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, ब्रेस्ट ग्रोथ में भी ये डक्टल हाइपरप्लेजिया करवाता है, ठीक है। क्या कराता है, डक्टल हाइपरप्लेजिया, मतलब जो डक्ट होती हैं उनका प्रोलिफरेशन करवाता है, और ये फॉलिकल को के डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है, सही बात है। और फिर ये FSH को इनहिबिट करता है, ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है, ये भी सही बात है। ये लोअर करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन होता है ये HDL और LDL पे तो काम करता है, ये HDL को और LDL को बढ़ाता है, लेकिन ये इस पे काम नहीं करता है, ठीक है, प्रोटीन पे काम नहीं करता है, लिपिड पे काम करता है। फिर कह रहा है कौन सा हार्मोन होता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर कह रहा है जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो क्या होगा, तो हमको पता है एट्रोफिक वेजाइनाइटिस किस में होता है, मेनोपॉज वुमेन में, जिसमें वजाइना की ड्राइनेस और थिनिंग हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें यूट्रस को प्रिपेयर करता, मतलब प्रिपेयर कौन करता है, तो हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो वही प्रिपेयर करता है, ठीक है। कौन प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। और हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन था, मिफेप्रिस्टोन, जबकि मीजोप्रोस्टोल में कंफ्यूज मत होना, मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, हमने बताया था कार्पस लूटियम, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा नहीं बना होता है। फिर उसके बाद इनहिबिन कहाँ से सिक्रीट होता है, इनहिबिन सिक्रीट होता है कार्पस लूटियम को, जो कि FSH और LH के सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है। फिर उसके बाद कह रहा है ओवरी से जो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH और LH, तो ओवरी का जो कार्पस ल्यूटियम था वही इनहिबिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और क्या करेगा, FSH और LH के सिक्रीशन को कम कर देगा। तो कौन सा हार्मोन निकलता है, इनहिबिन हार्मोन। फिर प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ये पूछ रहा है, कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से, है ना। कार्पस ल्यूटियम कैसे डेवलप होता है, ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जब वहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल को ही हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी फंक्शनली एक्टिव, अब तो ये कब तक एक्टिव रहता है, 10 से 12 वीक तक, जब तक क्या नहीं बन जाता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है, ठीक है। फिर बिफोर प्लेसेंटा फंक्शनिंग कार्पस ल्यूटियम प्राइमरी सोर्स होता है किस चीज़ का, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, क्या निकालता है, तो हम जानते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निकालता है। फिर कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन प्रिवेंट होता है कार्पस ल्यूटियम की वजह से, तो इस कार्पस ल्यूटियम को कौन सस्टेन करके रखता है ना, SCG हार्मोन। ये भी हम जानते हैं कि SCG हार्मोन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट लेडी में SCG हार्मोन रिलीज होता है, जो कि कार्पस ल्यूटियम को सस्टेन करके रखता है 10 से 12 वीक तक, जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए। फिर कह रहा है कि कौन सा हार्मोन होता है प्लेसेंटल फंक्शनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन होता है जो प्लेसेंटल फंक्शनल के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेसेंटल फंक्शन कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करके रखता है, SCG हार्मोन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, SCG हार्मोन। कब तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। फिर कह रहा है कि SCG कब डिसअपियर होता है, हमको पता है डिलीवरी के 2 वीक के बाद SCG जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और मैक्सिमम कब हो जाता है, 16 वीक तक, ठीक है। 16 वीक पे जो SCG होता है ये 16 वीक पे पीक पे चला जाता है, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो SCG प्लाज्मा डबल कितने दिन में होता है, हमको पता है 16 वीक तक डेली हर 2 दिन पे SCG का जो लेवल होता है वो डबल होता चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेमरी ग्लैंड जो है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, तो हमने पढ़ा था जो पसीने निकालने वाली ग्लैंड होती है, मतलब स्वेट ग्लैंड होती है,
ये उसी का मॉडिफिकेशन है। ब्रेस्ट किस चीज़ से बनता है हमको पता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बनता है, फैटी टिश्यू से बनता है और कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। फिर कितने लोब होते हैं ब्रेस्ट में, तो 15 से 20 लोब होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एसिनाई सेल, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर कह रहा है कि स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मिल्क के को प्रोड्यूस करता है, तो ब्रेस्ट में एसिनाई सेल होती हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। फिर कह रहा है चेंज इन साइन एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो प्रेगनेंसी में जो साइज और अपीयरेंस चेंज होता है ब्रेस्ट का, वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये वही कह रहा है कि एक 19 साल की लेडी है, उसका फर्स्ट बेबी उसने डिलीवर किया है और वो अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करा रही है। ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू वो करा रही है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो कौन सी सेलुलर प्रोसेस है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो हमें क्या पता है कि ब्रेस्ट फीड कराने के लिए जो ये लैक्टेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए क्या होता है, लॉबुलर हाइपरप्लेजिया। कौन करा रहा था, लॉबुलर हाइपरप्लेजिया एस्ट्रोजन करा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया, जिसमें से है कि जो मैच्योर ओवम होता है, इसका डेवलपमेंट, मैच्योर ओवम का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो गैमेटोजेनेसिस में जो फीमेल या मेल सेक्स सेल होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो हमको पता है हैप्लॉइड होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं। और फ्रेशली रिलीज्ड ओवम में कितना, मतलब कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो हमको पता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर उसके बाद है कि कितना डायमीटर ओवम का होता है, तो हमको पता है 130 माइक्रोन होता है या फिर 0.13 mm होता है। फिर कह रहा है कि इंडिविजुअल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte होता है वो कब होता है, ठीक है, तो हमको पता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 5 मंथ पे जो फीमेल फीटस होगी उसके में जो नंबर ऑफ oocyte होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, 7 मिलियन होगा। और बर्थ पे कितना हो जाएगा, 1 to 2 मिलियन हो जाएगा। और प्यूबर्टी पे 3 लाख हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एवोल्यूशन मतलब 6 और 7 मिलियन oocyte से कितने एवोल्यूशन होते हैं, कितने एग रिलीज होते हैं, तो हमको पता है 400 से 500। फिर उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, एवोल्यूशन के टाइम पे। फिर कह रहा है कि जो प्यूबर्टी का साइन पूछ रहा है यहाँ पे, फीमेल में सबसे पहले क्या होता है, तो हमने पढ़ा था क्या होता है, थैलार्की ब्रेस्ट बड्स सबसे पहले अपीयर होते हैं। और मेल में क्या होता है, टेस्टिकुलर साइज बढ़ता है 4 ml से ज़्यादा। फिर उसके बाद कह रहा है फर्स्ट इवेंट इन प्यूबर्टी इन गर्ल, तो ये थैलार्की ब्रेस्ट बड का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद कैसे होता है, थैलार्की होता है, फिर प्यूबार्की होता है, प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, एडनार्की एक्सिलरी हेयर ग्रो करते हैं, फिर मिनार्की आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें से क्या एक्सेप्शन है, क्या नहीं होगा, तो अटेनमेंट ऑफ मिनार्की प्यूबर्टी में होता है, सही बात है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, प्यूबिक ग्रोथ भी होता है, बियर्ड ग्रोथ जो है मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया।